नमस्कार। अमन हिस्ट्री क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। अब हम बात करेंगे प्लस टू क्लास का जो सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है उसके थर्ड पार्ट की। पहले 2 वीडियो हम डाल चुके हैं और पिछली वीडियो में हमने मगध साम्राज्य की बात की थी और देखा था कि मगध साम्राज्य के जो अंतिम वंश था नंद वंश और उसका शासक घनानंद था, जिसको कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। जी हाँ, मौर्य साम्राज्य। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मौर्य वंश के स्रोत यानी कि वो सारी चीज़ें, वो सारी किताबें या वो सारा सामान या पुरातात्विक सामग्री जो कि हमें मौर्य वंश की जानकारी कराएगी, वो सारे के सारे स्रोत है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनता है। तो बेटा मौर्य वंश जो है वो इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह भारत का पहला ऐतिहासिक वंश रहा है। ऐतिहासिक वंश का मतलब है कि इस वंश के बारे में हमें क्रमबद्ध इतिहास की जानकारी मिलती है। इससे पहले का जो इतिहास रहा है वो अधूरा रहा है, हमें क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता है और उसमें बहुत सारी काल्पनिक घटनाएं भी मिलती हैं। तो लेकिन मौर्य साम्राज्य की अगर बात करें तो मौर्य वंश का हमें काफ़ी सारा देशी विदेशी पुरातात्विक धार्मिक हर प्रकार का जो है स्रोत इस साम्राज्य का मिलता है, इस वंश का मिलता है। तो आज हम मौर्य वंश के स्रोतों की बात करेंगे। ये इन पर क्वेश्चन आ ही जाता है। तो मौर्य वंश के स्रोतों में पहला जो महत्वपूर्ण सोर्स है वो है इंडिका। इंडिका एक किताब का नाम है जिसकी रचना मैक्सथनीज के द्वारा की गई थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है कि इंडिका जो है एक बुक है जिसकी रचना मैक्सथनीज के द्वारा की गई थी। मैक्सथनीज एक राजदूत था, यूनानी राजदूत। यूनान का शासक था सेल्यूकस निकेटर, जो कि गंधार का शासक है, वो यूनानी था और उसने अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और मैक्सथनीज भारत में 302 से 298 ईसा पूर्व तक पाटलिपुत्र में रहा था। पाटलिपुत्र मौर्य वंश की राजधानी थी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो यहाँ पर मैक्सथनीज ने 5 साल व्यतीत किए हैं। तो उसने भारत में जो कुछ भी देखा, सुना, समझा, उसे उसने अपनी बुक इंडिका के अंदर वर्णित किया है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि इंडिका जो पुस्तक है ये कहीं पर गुम हो चुकी है, हमें मिली नहीं है। फिर आप ये सोचोगे कि मैम कि अगर ये पुस्तक मिली ही नहीं तो हमें इंडिका की जानकारी कैसे मिल रही है कि इंडिका में क्या लिखा गया था। ऐसा था कि और भी यूनान के जो विद्वान हुए हैं उन्होंने अपनी अपनी रचनाओं में, अपने अपने वृत्तांतों में इंडिका का जिक्र किया कि इंडिका में ऐसा लिखा हुआ था, इंडिका में वैसा लिखा हुआ था। जैसे कि स्ट्रैबो है, एरियन है, डायोडोरस है, ये सारे यूनानी विद्वान हैं जिन्होंने इंडिका का जिक्र किया है। उससे हमें पता चलता है कि इंडिका में मौर्य वंश के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वर्णित की गई थी। तो देखते हैं इंडिका में क्या क्या लिखा गया। पहले बात करते हैं राजा के बारे में कि राजा के विषय में इंडिका क्या क्या लिख रहा है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैक्सथनीज जो है वो 5 साल तक पाटलिपुत्र में रहा और पाटलिपुत्र मौर्य वंश की राजधानी थी। राजा भी राजधानी में ही रहता है। तो राजा के बारे में वो काफ़ी जानकारी प्रदान करता है। जैसे कि नंबर 1 परिश्रमी। मैक्सथनीज की इंडिका में से पता लगता है कि जो राजा था यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य था वो बहुत ही परिश्रमी था। आलस उसे दूर दूर तक जो है उसके अंदर नहीं था और वो हमेशा प्रजाहितकारी कार्यों में अपना समय व्यतीत किया करता था। उसके बाद है विशाल महल कि जो राजा था उसका महल बहुत ही विशाल था, एक आलीशान महल था जो कि मध्य एशिया के जो महल हैं उन सब में बहुत ही सुंदर महल माना जाता है। महल के चारों ओर जो है वो बाग बना हुआ था जिसमें बहुत सुंदर फूल थे, तालाब बनाए गए थे, तालाब में मछलियाँ रखी गई थी जिसमें राजकुमार मछलियों से खेला करते थे, लेकिन उनका शिकार नहीं किया जाता था। तो सुंदर महल में राजा रहा करता था। उसके बाद है मंत्री परिषद। राजा बहुत ही योग्य था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य बहुत योग्य था, लेकिन उसने अपने परामर्श के लिए एक परामर्श समिति बना रखी थी जिसे हम कह सकते हैं मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद बना रखा था, जो कि राजा को हर महत्वपूर्ण मामले में सलाह दिया करता था। लेकिन उनकी सलाह को मानना या ना मानना वो राजा की इच्छा पर निर्भर करता था। तो राजा बाध्य नहीं था उनकी सलाह को मानने के लिए।
उसके बाद है शयन कक्ष। राजा का शयन कक्ष जो था वो बदलता रहता था। यानी ऐसा क्यों किया जाता था? इसलिए ताकि राजा सुरक्षित रह सके, किसी को पता न चले कि आज राजा कहाँ सो रहे, तो राजा अपना शयन कक्ष बदलता रहता था। उसके बाद है महिला अंगरक्षक। राजा के पास जो है वो अंगरक्षक थे उसकी सुरक्षा के लिए, जिसमें महिलाओं को रखा गया था। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि उस समय महिलाओं को अंगरक्षक रखा जाता था। फिर है महल ना छोड़ना। राजा अपनी राजमहल को नहीं छोड़ा करता था, क्यों? केवल कुछ रीज़न थे, 4 कारण थे जिसकी वजह से राजा को महल छोड़ना पड़ता था, अदरवाइज़ वो महल को नहीं छोड़ता था। जैसे कि अगर राजा को शिकार करना है, या राजा ने शिकायतें सुननी हैं, या फिर राजा ने यज्ञ कराना है, और या फिर युद्ध करना है। इन चार कारणों से राजा महल छोड़ता था, अन्यथा वो महल को नहीं छोड़ा करता था। तो राजा बहुत ही परिश्रमी था और ये सारी उसकी विशेषता रही हैं, उससे संबंधित बातें रही हैं। अब बात करते हैं राजधानी की। राजधानी के विषय में मैगथनीज क्या लिख रहा है? तो जैसे कि आपको बताया कि मैगथनीज जो है पाटलिपुत्र में 5 वर्ष तक रहा था, 302 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। तो पाटलिपुत्र के बारे में वो काफ़ी कुछ बताता है। पहले वो बताता है कि विशाल नगर, कि पाटलिपुत्र एक विशाल नगर था जो कि काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में फैला हुआ था। वो 80 स्टेडिया लंबा और 15 स्टेडिया चौड़ा था। 80 स्टेडिया का मतलब हुआ कि 15.25 किलोमीटर लंबा, और 15 स्टेडिया का मतलब हुआ कि 2.25 किलोमीटर चौड़े एरिया क्षेत्र के अंदर ये फैला हुआ था। उसके बाद है 4 दीवारी। नगर को चारों ओर से लकड़ी की 4 दीवारी की गई थी ताकि कोई भी ऐरा गैरा नगर में ना घुस सके। उसके बाद है जो नगर में घुसने के लिए 64 द्वार और 570 बुर्ज थे। 64 रास्ते थे, 64 ऐसे गेट बनाए गए थे जहाँ से नगर के अंदर प्रवेश किया जा सकता था, और 570 बुर्ज थे। बुर्ज का मतलब होता है बेटे, जैसे दीवार के ऊपर कोई एक छतरी सी बनी हो जिसमें से लोग देखते हों कि दूर दूर तक कि हाँ कोई आ तो नहीं रहा, सुरक्षा पर्पज़ से, तो वो बुर्ज होते हैं। जैसे आप देख सकते हो, आपने गुरुद्वारा देखा हो, गुरुद्वारे के ऊपर चारों कोनों के ऊपर देखा हो कि छोटी छोटी छतरियों टाइप वो बना होता है, तो उसे बुर्ज कहा जाता है। फिर है सुंदर राजमहल। राजधानी के अंदर राजा का महल था जो कि बहुत ही सुंदर बनाया गया था। उसके बाद है 30 सदस्यों की समिति। 30 सदस्यों की समिति का मतलब ये है कि पाटलिपुत्र एक विशाल नगर था, राजधानी नगर था, तो बड़े बड़े जो नगर हुआ करते थे उनको चलाने के लिए, उनके प्रशासन को ठीक ढंग से चलाने के लिए 30 सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी जो आगे 6 भागों में बटी थी। हर भाग में 5-5 सदस्य थे, यानी आप कह सकते हैं कि हर एक समिति की जो उप समितियाँ बनी, हर समिति में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। जैसे कि पहली समिति कला कौशल समिति, जो पाटलिपुत्र के अंदर कला कौशल की देखभाल किया करती थी। दूसरी समिति है विदेशी यात्री समिति, जो कि विदेश से आने वाले यात्रियों की देखभाल किया करती थी। तीसरी समिति है जन्म मृत्यु समिति, यानी नगर में किनका जन्म हुआ, किनकी मृत्यु हुई, उस सब का ब्यौरा ये समिति रखा करती थी। उस ज़माने में इस तरह की समिति होना एक बहुत बड़ी बात है। फिर है व्यापार समिति, जो कि व्यापार संबंधी सारे कार्य करती थी, व्यापार ठीक ढंग से चले और सही चले। फिर है तैयार माल समिति। फिर एक समिति थी जो कि माल को तैयार करवाती थी, ये देखना कि माल अच्छा तैयार हो, अच्छी क्वालिटी का हो, घटिया ना हो, इस समिति का कार्य था। छठी समिति थी बिक्री कर समिति, यानी जो वस्तुएं हैं उन पर कर लगाकर उन्हें इकट्ठा करने का कार्य ये समिति किया करती थी। तो जो बड़े बड़े नगर हुआ करते थे उनका शासन प्रबंध चलाने के लिए 30 सदस्यों की समिति बनाई गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं सैन्य प्रबंध की। तो मौर्य जो शासक है, जैसे हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, उन्होंने अपनी सेना के बल पर जो है घनानंद को पराजित कर दिया था। उस समय तो उनकी सेना खैर कम थी, लेकिन जब वो राजा बने तब उन्होंने एक विशाल सेना का निर्माण किया था। तो पहला पॉइंट है इसके अंदर विशाल सेना। उनके पास, मौर्य साम्राज्य के पास जो है वो 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। हर हाथी के ऊपर 4 सैनिक बैठा करते थे और हर रथ के ऊपर 3 सैनिक बैठा करते थे। तो यानी कि टोटल अगर हम सेना काउंट करें तो 6,90,000 की विशाल सेना थी। यह हमें मैगथनीज बता रहा है।
उसके बाद है अगला हेडिंग इसी के अंदर सैन्य समिति। जैसा कि नगर प्रशासन को चलाने के लिए एक समिति बनाई गई थी 30 सदस्यों की, उसी प्रकार से सैन्य प्रबंध को ठीक ढंग से चलाने के लिए 30 सदस्यों की समिति बनाई गई थी और वो समिति आगे उप समितियों में बटी हुई थी। अब ये समितियाँ क्या क्या कार्य करती थी? पहली समिति है पैदल सेना समिति, जो कि पैदल सेना की देखभाल करती थी। दूसरी है घुड़सवार सेना समिति, जो कि घुड़सवारों की देखभाल करती थी, अच्छे घोड़े लेके आना, उन्हें प्रशिक्षण देना। तीसरी समिति हाथी समिति, जो कि हाथियों की देखभाल करती थी, हाथियों को प्रशिक्षण देने का कार्य करती थी। चौथी समिति रथ समिति थी, जो कि रथों की देखभाल करती थी। पांचवी समिति जल समिति थी, यानी जल सेना की देखभाल करती थी। और छठी समिति थी यातायात समिति, जो कि यातायात संबंधी कार्य किया करती थी। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना सैनिक प्रबंध बहुत ही बढ़िया तरीके से मेंटेन किया हुआ था। उसके बाद मैगथनीज हमें बताता है शासन प्रबंध के बारे में। भी शासन प्रबंध की क्या क्या विशेषताएं थी? नंबर 1, निरंकुश राजा। राजा निरंकुश था, यानी राजा पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं था। राजा की शक्तियां असीम थी, बहुत पावरफुल था राजा। लेकिन प्रजा हितकारी राजा निरंकुश था, लेकिन वो जनता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करता था। कल्याणकारी राजा था, जिसे हमेशा अपनी प्रजा के हित का ध्यान रहता था। फिर है न्यायप्रिय राजा। न्यायप्रिय हुआ करता था, जो कि अपने जनता को निष्पक्ष न्याय दिया करता था। कोई भी व्यक्ति कभी भी जाकर राजा के पास न्याय मांग सकता था। कठोर दंड। राजा जो है वो अपराधियों को कठोर दंड दिया करता था। कठोर दंड देने के पीछे क्या रीज़न था? ये रीज़न था कि अपराध ना हो। उसके बाद है सुरक्षित सड़कें। उस समय की जो सड़कें थी वो भी बिल्कुल सुरक्षित थी, चोर डाकुओं का कोई भी भय नहीं था। उसके बाद है भू राजस्व। उस समय राज्य की आय का सबसे महत्वपूर्ण साधन भू राजस्व था, जो कि उपज का 1/5 भाग लिया जाता था। उसके बाद है नहरें। फिर नहरों का प्रबंध भी किया गया था सिंचाई के लिए। ये भी राजा जो है वो टाइम टू टाइम करवाता रहता था। फिर है गुप्तचर। साम्राज्य को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए गुप्तचर बनाए गए थे, गुप्तचर रखे गए थे, जिसमें पुरुष भी थे और महिलाएं भी थी, जो कि हर छोटी से छोटी घटना की जानकारी समय से पहले ही राजा को दे दिया करते थे। तो ये हमें मैगथनीज शासन प्रबंध के बारे में बता रहा है। उसके बाद है भारतीय समाज। मैगथनीज समाज के बारे में हमें क्या जानकारी देता है? मैगथनीज की इंडिका से पता लगता है कि भारतीय समाज 7 वर्गों में बटा हुआ था। जैसे दार्शनिक वर्ग, जिसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं, ब्राह्मण, पुरोहित, वो आया करते थे, विद्वान आया करते थे। दूसरा वर्ग कृषक का था, जो कि सबसे बड़ा वर्ग था। फिर है कर्मचारी थे राज्य के। फिर पशुपालक हैं। फिर है शिल्पकार और व्यापारी। फिर साधारण लोग। फिर उच्च कर्मचारी। तो ये 7 तरह के जो लोग हैं वो उस समय के अंदर 7 भागों में समाज बटा हुआ था। लोग बहुत ही ईमानदार हुआ करते थे और वो उच्च नैतिक मूल्य रखते थे, यानी वो नैतिकता के बातों का ध्यान रखते थे। चोरी ना करना, डाका ना डालना, मदिरापान कम से कम करना, और हर तरह से जो है अपने चरित्र को उच्च बनाए रखते थे। जहाँ तक स्त्रियों की स्थिति का सवाल है, स्त्रियों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। उस समय ना तो सती प्रथा थी, ना ही पर्दा प्रथा थी। स्त्रियाँ जो है वो अंगरक्षकों के पदों पर भी नियुक्त थी, जैसे कि आपने देखा ही है इसके अंदर। तो स्थिति बहुत ही अच्छी थी। वो अच्छे वस्त्र पहनती थी, अच्छे जो है कीमती गहने पहना करती थी। जहाँ तक दास प्रथा का सवाल है, दास प्रथा उस समय के अंदर नहीं हुआ करती थी। तो ये सारी जानकारी हमें मैगथनीज की इंडिका से प्राप्त हो रही है, चाहे परोक्ष रूप में हो रही है, पर हो रही है। तो अब है कि जो इंडिका है, इसका मूल्यांकन अगर हम करें तो कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कि ये मानने को तैयार नहीं है कि ये कोई सही ग्रंथ था या कोई ये हमें कोई पुख्ता जानकारी दे रहा है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगा कि इसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो मन गढ़ंत हैं, विश्वसनीय नहीं हैं। जैसे कि उनका मानना है कि मैगथनीज तो सिर्फ पाटलिपुत्र में ही रहा था, उसे बाकी देश का क्या पता, उसने गरीब जनता तो देखी ही नहीं, उसने गांव तो देखी ही नहीं, तो भारत का असली ज्ञान वो कैसे बता सकता है। और कुछ ने ये कहा कि इसकी जो इंडिका के अंदर जो लिखा गया है, जो बातें लिखी गई हैं वो काल्पनिक हैं, बड़ी सारी बातें मनगढ़ंत हैं। जैसे कि आपको 1-2 एग्जांपल देती हूँ कि एक जगह लिखा गया कि भारत के अंदर ऐसे लोग रहते हैं जिनकी माथे पर आँख होती है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाक ही नहीं है,
कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कान इतने बड़े बड़े हैं कि वो रात को अपने कानों के अंदर ही सो जाते हैं। बड़ा ये व्यंग्यात्मक लग रहा है। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि ये कोई विश्वसनीय ग्रंथ नहीं है, लेकिन अगर हम मिथ्या बातों को, मनगढ़ंत कहानियों को बाहर निकाल दें तो और केवल ऐतिहासिक जानकारी को कलेक्ट करें तो इंडिका मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करनी। हमने बात की मैग्नेटिक्स के इंडिका की। अब हम आगे पढ़ते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये मौर्य काल की जानकारी देने का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। कौटिल्य कौन था? कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का परामर्शदाता और प्रधानमंत्री था। जब आपने चाणक्य का नाम सुना होगा तो कौटिल्य ही चाणक्य है। इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा अर्थशास्त्र। नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन ये राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें हमें विभिन्न बातें, जैसे राजा कैसा होना चाहिए, राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, उसे किस प्रकार से कूटनीतिज्ञ होना चाहिए, कैसे मंत्री होने चाहिए, तो ये सारी की सारी जानकारी हमारे को अर्थशास्त्र के अंदर मिलती है। तो देखते हैं कि अर्थशास्त्र से हमें मौर्य वंश के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त हो रही है। पहली बात करते हैं राजा। तो राजा के बारे में कौटिल्य बताता है कि राजा जो है वो अत्यंत ही योग्य होना चाहिए। बहुत ही लायक और सुयोग्य व्यक्ति को ही राजा के पद पर बैठना चाहिए। जैसा कि कौटिल्य ने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही योग्य है, तो वही राजा बनता है। फिर राजा जो है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। उसे वेदों का, पुराणों का, विभिन्न प्रकार के विषयों का, राजनीति का, उद्योग का, हर प्रकार के विषयों का ज्ञान होना चाहिए ताकि वो हर चीज़ को कंट्रोल कर सके। फिर है निरंकुश। राजा के पास असीम शक्तियाँ होनी चाहिए और उस पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं होना चाहिए। उसके पास कर्मचारी हों काम करने के लिए, मंत्रिपरिषद हो सलाह देने के लिए, लेकिन राजा उनके हाथ की कठपुतली नहीं होना चाहिए। फिर है शक्तिशाली, यानी राजा बहुत ही पावरफुल होना चाहिए। उसके पास बहुत सी शक्तियाँ होनी चाहिए। अगर हम ये करें कि पूरा राज्य राजा के ही इर्द गिर्द घूमे तो ऐसा राजा होना चाहिए। फिर है क्रियाशील। तो कौटिल्य बताते हैं कि राजा क्रियाशील होना चाहिए, अर्थात वो हमेशा काम करता रहे जनता की भलाई के लिए और वो बिल्कुल भी आलसी ना हो। अगर राजा आलसी होगा तो क्या होगा? प्रजा भी आलसी हो जाएगी। तो राजा क्रियाशील होना चाहिए। उसके बाद है योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति। राजा अपने साम्राज्य को ठीक ढंग से चलाने के लिए योग्य कर्मचारियों को ही नियुक्त करे। उसके बाद है 6 शत्रुओं से दूरी। राजा 6 शत्रु यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विलासता, चापलूसी, ये हमारे शत्रु हैं। तो राजा को इन सब से दूर रहना चाहिए, तभी वो एक अच्छा राजा साबित हो सकता है। फिर है प्रजा हितकारी। राजा के पास सब कुछ है, असीम शक्तियाँ हैं, योग्य है, निरंकुश है, लेकिन उसे कभी भी अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। वो हमेशा प्रजा की भलाई के लिए कार्य करने वाला होना चाहिए। ऐसा ही चंद्रगुप्त मौर्य राजा था। तो ये सब हमें अर्थशास्त्री राजा के विषय में जानकारी मिल रही है। सेकंड पॉइंट है मंत्री परिषद। तो अर्थशास्त्र में मंत्री परिषद के बारे में क्या कहा गया है? योग्य और ईमानदार। कि जो मंत्री परिषद है, यानी राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होना चाहिए, कुछ मंत्रियों का समूह होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? योग्य होना चाहिए। बहुत ही लायक, बहुत ही सुयोग्य और ईमानदार व्यक्तियों को ही मंत्री पद पर नियुक्त करना चाहिए। मंत्री हमेशा उच्च कुल के होने चाहिए, निम्न कुल के नहीं बल्कि उच्च कुल के मंत्री होने चाहिए ताकि वो ठीक ढंग से कार्य कर सकें। ये कौटिल्य का मानना है। फिर है उसके बाद आज्ञाकारी। मंत्री ऐसे हों जो कि राजा के प्रति पूरी तरह से वफादार हों, वो राजा के प्रति आज्ञाकारी हों। उनका चरित्र जो है बहुत ही अच्छा और बहुत ही उच्च होना चाहिए। वो निष्ठावान होने चाहिए। वीर और स्वस्थ, वो वीर होने चाहिए, शक्तिशाली होने चाहिए और उनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, ये सब उनसे दूर रहने चाहिए। वो एक बिल्कुल निष्ठा भाव से राजा के प्रति कार्य करने वाले होने चाहिए। फिर हैं गुप्त बैठकें। फिर जो राजा है वो मंत्री परिषद की जो बैठकें बुलाता था वो गुप्त रूप से बुलानी चाहिए, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पर कोई भी ना जा सके, जिस पे पता ना चले कि यहाँ पर कोई गया भी है, ऐसे स्थानों पर गुप्त मीटिंगें होनी चाहिए।
अब आप ये सोचोगे कि राजा जो है, जब सारा कंट्रोल राजा का ही है तो मंत्रिपरिषद क्यों बनाता था? बेटा, कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी योग्य क्यों ना हो, राजा चाहे बहुत योग्य हो, लेकिन कभी भी वो अकेला राज नहीं कर सकता। जैसे एक गाड़ी से एक पहिया का अगर एक पहिया टूट जाए तो खाली एक पहिए से गाड़ी नहीं चल सकती। उसी प्रकार से अकेला राजा पूरे साम्राज्य को नहीं चला सकता, उसे सहयोग के लिए मंत्रियों की ज़रूरत पड़ती थी। इसीलिए उसने मंत्रिपरिषद का निर्माण किया था। लेकिन मंत्रिपरिषद के निर्णय को मानने के लिए राजा बाध्य नहीं था। राजा मंत्रियों की हाथ की कठपुतली नहीं होना चाहिए। जो बात ठीक लगे माने, जो बात नहीं ठीक लगती थी वो नहीं मानी जाती थी। तो ये हमें पता लगता है अर्थशास्त्र से। उसके बाद है गुप्तचर। तो साम्राज्य की सुरक्षा के पर्पज से, सुरक्षा के नज़रिए से जो मौर्य साम्राज्य था उसमें गुप्तचर रखे गए थे। केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी गुप्तचर रखा गया था। तो गुप्तचर कैसे होते थे? योग्य, बहुत ही योग्य व्यक्तियों को, जिनको बहुत ही अच्छा माना जाता था, उन्हीं को इस पद पर रखा जाता था, जो विश्वसनीय लोग हुआ करते थे। कर्तव्यपरायण। गुप्तचरों के लिए अपने कर्तव्य को पूरा करना बहुत ज़रूरी होता था। वो साम्राज्य के अंदर पूरे साम्राज्य में घूमा करते थे। कभी जैसे राजकुमार हैं, कर्मचारी हैं, आम लोग हैं या विदेश हैं, सब जगह पर गुप्तचर जाते थे और समय से पहले सारी जानकारी राजा को लाकर दे दिया करते थे, ताकि राजा कोई भी षड्यंत्र होने से पहले कार्यवाही कर सके। उसके बाद है बहुभाषी। गुप्तचरों को बहुभाषी यानी कई भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। वो कहीं भी चले जाएं वहाँ की भाषा उनको आनी चाहिए, तभी तो वो ठीक ढंग से कंट्रोल कर पाएंगे। बहरूपीय यानी कि उन्हें वेश बदलने का पूरा जो है वो तजर्बा होना चाहिए। कभी वो माली बन जाए, कभी वो दाई बन जाए, कभी वो नाई बन जाए, कभी वो वैद्य बन जाए, उन्हें अपने वेश बदलना बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद है स्त्री गुप्तचर। तो ये मौर्य साम्राज्य की खास बात रही, यहाँ पर महिलाओं को भी गुप्तचर के पद पर नियुक्त किया गया, क्योंकि कौटिल्य का ये मानना था कि महिला गुप्तचर जो है वो पुरुषों से भी ज़्यादा बेहतर हैं। तो ये है गुप्तचरों की जानकारी। अर्थशास्त्र में क्या लिखा गया है। अब बात करते हैं युद्धों के बारे में, क्या वर्णित किया गया अर्थशास्त्र में। तो युद्धों के बारे में लिखा गया कि शत्रु की शक्ति का पूर्व अनुमान लगा लेना चाहिए। राजा को अगर कहीं पर हमला करना है तो एकदम से नहीं बिना सोचे समझे अटैक कर दिया, उसे पहले शत्रु की शक्ति का अनुमान लगाना चाहिए पहले, कि शत्रु के पास क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे पास नहीं है, ताकि सामना ढंग से किया जा सके। दूसरी बात वो कहते हैं कि युद्ध करने से पहले लाभ और हानि का पता लगाना चाहिए, कि इस युद्ध से हमें क्या लाभ होगा और क्या क्या हानि हो सकती है। जिसका जैसे लाभ का पलड़ा भारी हो तभी युद्ध करना चाहिए। फिर है अचानक हमला, यानी शत्रु को पर ऐसे हमला किया जाए कि शत्रु को पता ही ना चले कि आक्रमण होने वाला, अचानक से धावा बोल देना, ताकि शत्रु तितर बितर हो जाए, उसे पता नहीं चले कि अब क्या किया जाए, तभी राजा जीत सकता है। शत्रु की सेना को नष्ट करना। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब दुश्मन पर हमला किया जाए तो शत्रु की सेना को नष्ट कर दिया जाए, और जहाँ तक हो सके उन शत्रुओं को हराकर अपनी सेना में मिलाकर अपनी सेना को बढ़ाने का प्रयास किया जाए। फिर है सुरक्षित राजधानी। जब भी कभी हमला करने के लिए जाया जाए, आक्रमण किया जाए, तो राजधानी को पहले पूरी तरह से सुरक्षित कर लेना चाहिए, उसके बाद ही हमला करना चाहिए। तो मौर्य काल के अंदर जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो हमें काफ़ी जानकारी देता है कि युद्ध कैसे होने चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। साम दाम दंड भेद हर तरीका जीतने के लिए अपनाना चाहिए, ये कौटिल्य हमें बताते हैं। उसके बाद अर्थव्यवस्था। तो कौटिल्य हमें ये बताते हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था उस राज्य की उन्नति का आधार होती है। अगर देश के नागरिक गरीब हैं, समृद्ध नहीं हैं, तो वो क्या करेंगे? वो निराश होंगे। निराश होंगे तो क्या होगा? विद्रोह होगा। इसीलिए कौटिल्य का ये मानना है कि राजा को देश की उन्नति के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये सारी जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलती है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि अर्थशास्त्र हमें मौर्य वंश के बारे में काफ़ी बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। अब अगला जो नाम आ रहा है, जो अगला सोर्स है वो हमारा, वो है विशाखदत्त। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। बेटा ये एक नाटक है। विशाखदत्त एक विद्वान था, एक नाटककार था, जो कि 5वीं सदी में गुप्त काल के अंदर हुआ था। तो इस ग्रंथ से हमें क्या पता चलता है
हमें नंद वंश के अंत का पता लगता है कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंत किया, उस घटना का पता लगता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसको निमन कुल का कहा गया है। तो अर्थ ये मुद्रा राक्षस के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य को निमन कुल से संबंधित बताया गया है। इसके अलावा हमें इस ग्रंथ से उस समय की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन की जानकारी भी प्राप्त होती है। चाहे इस ग्रंथ के अंदर कुछ खामियां हैं, पर फिर भी हम उन खामियों को अगर हम साइड में रखें तो ये हमें इतिहास को जानने के लिए काफ़ी बहुमूल्य स्रोत प्रमाणित होता है। उसके बाद बात करते हैं धार्मिक ग्रंथों की। तो अगला सोर्स है हमारा बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथ। तो बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथ ये भी हमें मौर्य काल की जानकारी देते हैं। कैसे? जैसे कि जैन ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ से को पढ़ने से हमें पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को ग्रहण कर लिया था और अंतिम समय में उसने व्रत रख लिया था, कुछ भी ना खाने का, भूखे ही अपने प्राण त्याग दिए थे। फिर जैन ग्रंथों से हमें पता लगता है कि मौर्यों को मौर्य क्यों कहा गया, मोर पालने के कारण उन्हें मौर्य कहा गया। ये जैन ग्रंथों का मानना है। अगर हम बात करें बौद्ध ग्रंथों की, तो बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश और महावंश बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिससे हमें अशोक के द्वारा किस प्रकार से बौद्ध धर्म का प्रसार किया गया उसकी जानकारी प्राप्त होती है। फिर है दिव्यवादन। दिव्यवादन भी बौद्ध ग्रंथ है जो हमें बिंदुसार के बारे में जानकारी प्रदान करता है। उसके बाद है पुराण। पुराण भी मौर्य काल की जानकारी देने का एक बहुमूल्य स्रोत है, जिससे हमें मौर्य काल के विभिन्न विषयों की जानकारी मिलती है। लेकिन ये ग्रंथ ऐसे हैं जिसके अंदर मिथ्या कहानियाँ काफ़ी हैं, पर फिर भी ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सोर्स हैं। अगला सोर्स है अभिलेख। अभिलेख का मतलब होता है बेटे लिखा हुआ, कागज़ पर नहीं बल्कि चट्टान पर, पत्थर पर, किसी स्तंभ पर अगर लिखा हुआ है तो वह अभिलेख कहलाता है। इसके बारे में डिटेल में जानकारी मैं आपको आगे दूंगी, अगले वीडियो में दूंगी, और अभिलेख आपको दिखाऊंगी भी कैसे होते हैं। इन अभिलेखों से हमें मौर्य काल की बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है, जैसे कि मौर्य काल के साम्राज्य विस्तार की, शासन प्रबंध की, जन कल्याणकारी कार्यों की, अशोक के धर्म की, राजा के राज्य देशों की, चरित्र की, भाषा की, कला की, विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य जानकारी हमारे को अभिलेखों से प्राप्त होती है। अगला सोर्स है भवन और स्मारक। जो उस समय के भवन हैं, बिल्डिंग्स हैं, जिसके अंदर हम कह सकते हैं स्तूप, विहार, स्तंभलेख। तो जो हम उस समय के भवन रहे हैं ये हमें भी जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे हम बात करते हैं, पहला महत्वपूर्ण जो है सांची का स्तूप है, इसके बारे में आपने सुना भी होगा। तो ये भी बौद्ध धर्म का मौर्य वंश की एक बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है, कला के बारे में जानकारी प्रदान करता है। सारनाथ का स्तंभ है, बहारूत का है। इसके अलावा गया के अंदर गुफाएं हैं जो कि हमें मौर्य काल की कला के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। तो ये है बेटा सारे के सारे मौर्य काल के स्रोत, वो सारी सामग्री जो कि हमें मौर्य काल के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी दे रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा, पार्ट्स में भी आ जाता है, जिसके बारे में पूछेंगे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में आप क्या जानते हो, या कौटिल्य ने जो है राजा के बारे में क्या लिखा है, या फिर मैगथनीज ने राजधानी के बारे में क्या लिखा है। तो अलग अलग जो है क्वेश्चन आ जाता है। तो अपने पॉइंट्स बनाकर ऐसे मेन बातें इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो मेरा आज का पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।